आज हमारे हाथ बुक शेल्फ टॉक चैनल पर मौजूद एक किताब की समरी लगी है जिसका नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक। और इसका दावा ये है कि मतलब लोग उतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक तरह से हर इंसान एक खुली किताब है, बस हमें उसे पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि वो कौन से सुराग हैं, वो कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें पकड़कर हम किसी के असली इरादों और भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा एक तरह से जासूसी करने जैसी होगी। हम पहले बाहरी सुरागों से शुरू करेंगे, जैसे किसी का व्यवहार, फिर थोड़ा और गहरा जाकर उसके मकसद को समझेंगे और आखिर में उन छिपे हुए राज को खोलने की कोशिश करेंगे जो हर कोई अपने अंदर रखता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला सुराग जो कहता है कि हर इंसान का व्यवहार एक पैटर्न फॉलो करता है। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आज जैसा भी व्यवहार कर रहा है वो अचानक नहीं है। अच्छा। उसके पीछे उसके अतीत के अनुभवों का, उसकी परवरिश का, उसकी भावनात्मक जरूरतों का पूरा इतिहास है और यही इतिहास उसके व्यवहार का पैटर्न बनाता है। अच्छा, जैसे उस समरी में एक दोस्त का उदाहरण दिया है जो हर छोटी बात पर भड़क जाता है। हाँ, खासकर जब कोई उसकी गलती बताए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा। और पैटर्न हमें वही क्यों समझाता है? हो सकता है उस दोस्त को बचपन में हर गलती के लिए बहुत ज्यादा डांटा गया हो। उससे शायद ये महसूस कराया गया हो कि वो कभी कुछ सही कर ही नहीं सकता। तो अब बड़े होने पर भी जब कोई उसकी गलती निकालता है तो उसका दिमाग एक तरह से खतरे का सिग्नल देता है और उसे बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। बिल्कुल, ये उसका सीखा हुआ डिफेंस है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। समझ जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली बार जब उसे कोई फीडबैक देगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। एग्जैक्टली। पर इसमें एक और दिलचस्प बात है, लोगों के शब्दों और उनके कामों में फर्क। वो सहकर्मी जो कहता है अरे मुझे आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। बिल्कुल, लेकिन फिर एक छोटी सी आलोचना पर हफ्तों तक अजीब सा व्यवहार करता है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस। व्यक्ति खुद को जैसा देखना चाहता है और असल में जैसा महसूस करता है, उसके बीच का ये टकराव। तो ये टकराव कब और कहाँ दिखता है? यही तो सवाल है। कुछ लोग अलग अलग माहौल में बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। दोस्तों के साथ एकदम बिंदास, ऑफिस में बिल्कुल शांत और गंभीर। तो फिर असली कौन है, दोस्तों वाला या ऑफिस वाला? यही तो पहेली है। कुछ थ्योरीज मानती हैं कि जो व्यक्ति हर जगह, घर, ऑफिस, दोस्तों के साथ कमोबेश एक जैसा रहता है, वो अपने असली स्वभाव के ज्यादा करीब है। अच्छा ही नहीं है तब क्या? यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आता है और मुझे ये हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत मतलब ना निकाल लें। आपका डर बिल्कुल सही है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कैसे? वो एक ही संकेत को पकड़कर नतीजा निकाल लेते हैं। जैसे किसी ने बात करते हुए अपनी बाहें मोड़ रखी हैं, तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि वो डिफेंसिव है या गुस्सा है। हाँ, जबकि हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो। बिल्कुल। इसीलिए नियम ये है कि कभी एक संकेत पर भरोसा मत करो। हमेशा संकेतों के समूह को देखो, मतलब क्लस्टर्स को। क्लस्टर्स? हाँ। अगर किसी ने बाहें मोड़ने के साथ साथ अपनी भौहें भी सिकोड़ रखे हैं, आप होंठ भींचे हुए हैं और वो आपसे नजरें नहीं मिला रहा, तो ये सब मिलकर एक मजबूत संकेत देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सही पकड़ा। और चेहरे के भाव, वो तो सबसे शक्तिशाली होते हैं। हाँ, वो ऑफिस वाला उदाहरण कितना सटीक है। एक सहकर्मी कहता है कि उसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक खास व्यक्ति कमरे में आता है, उस सहकर्मी का जबड़ा थोड़ा सख्त हो जाता है, मुस्कान गायब हो जाती है। ये बहुत छोटे 1 सेकंड के लिए होने वाले बदलाव होते हैं, पर कहानी पूरी कह जाते हैं। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये वो भावनाएं हैं जिन्हें हमारा दिमाग छिपाने की कोशिश तो करता है, पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी टूल क्या है? सबसे जरूरी है किसी की बेसलाइन को समझना। बेसलाइन मतलब वो व्यक्ति आमतौर पर कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई शांत रहने वाला इंसान अचानक बहुत ज्यादा हाथ हिलाकर या ऊंची आवाज में बात करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। या कोई बहुत चुलबुला और एनर्जेटिक इंसान अचानक चुपचाप कोने में बैठा दिखे, तो इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। बेसलाइन से कोई भी बदलाव एक सुराग है। ये तो समझ आया। हम पैटर्न देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, पर ये सब तो क्या हो रहा है ये बताते हैं। असली सवाल तो ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब
इन सारे व्यवहारों के पीछे का इंजन क्या है? वो कौन सी ताकत है जो लोगों से ये सब करवाती है? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि यहीं से हम जासूसी के अगले लेवल पर पहुंचते हैं, मकसद को समझना। ओके। और समरी के मुताबिक इंसानी व्यवहार के पीछे सिर्फ 2 मुख्य ड्राइवर होते हैं। 2? कौन से? या तो इंसान खुशी पाना चाहता है या फिर वो दर्द से बचना चाहता है। हर काम, हर फैसला, हर रिश्ता, सब कुछ इसी तराजू पर तोला जाता है। ठीक है, खुशी पाना और दर्द से बचना, ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है तो सीधा, लेकिन असल जिंदगी में तो ये दोनों चीजें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे प्रमोशन, जो कि खुशी है, उसे पाने के लिए ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। जो दर्द है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि उस व्यक्ति के लिए उस पल में क्या ज्यादा भारी पड़ रहा है। एक उदाहरण से समझाइए। चलिए ऑफिस वाला उदाहरण लेते हैं। एक सहकर्मी है जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा आगे रहता है, देर तक रुकता है। उसका मुख्य ड्राइवर है खुशी पाना। मतलब उसे पहचान, सफलता और तरक्की का रोमांस चाहिए। बिल्कुल। वहीं एक दूसरा सहकर्मी है जो सिर्फ उतना ही काम करता है जितने से उसकी नौकरी बची रहे। वो कभी कोई रिस्क नहीं लेता। उसका ड्राइवर है दर्द से बचना। वो गलती करने, बॉस की डांट सुनने या नौकरी खोने के डर से बचना चाहता है। एग्जैक्टली। दोनों एक ही ऑफिस में हैं, पर दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो अगर हम किसी को कोई सुझाव दे रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो खुशी वाली भाषा समझेगा या दर्द से बचने वाली। हाँ, जैसे किसी को जिम जाने के लिए कहना हो। एक दोस्त शायद तुम कितने फिट और एक्टिव दिखोगे यानी खुशी वाली बात से प्रेरित होगा, और दूसरा दोस्त शायद सोचो तुम भविष्य की कितनी बीमारियों से बच जाओगे, यानी दर्द से बचाव वाली बात से। बिल्कुल। और दर्द, जैसा कि समरी में बताया गया है, वो दर्द से बचने का सबसे शक्तिशाली रूप है। हाँ, डर बहुत बड़ा मोटिवेटर है। किसी को रिजेक्शन का डर है तो वो लोगों को खुश करने में लगा रहेगा। किसी को गरीबी का डर है तो वो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहेगा। शायद कंजूस भी लगे। अगर आप किसी के व्यवहार के पीछे छिपे डर को समझ गए तो आपने उसकी आधी पहेली सुलझा ली। ठीक है, लेकिन खुशी और दर्द भी तो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं ना? सही बात है। किसी के लिए पहचान पाना सबसे बड़ी खुशी है तो किसी के लिए बस परिवार के साथ वक्त बिताना। तो हम ये कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए क्या चीज मायने रखती है? और आपका ये सवाल हमें सीधे एक और बहुत मशहूर मॉडल पर ले आता है, मास्लो की जरूरतों की थ्योरी। वो सीढ़ी वाली? हाँ, वही। ये थ्योरी कहती है कि इंसानी जरूरतें एक क्रम में आती हैं, एक सीढ़ी की तरह। जब तक नीचे की जरूरत पूरी नहीं होती, इंसान ऊपर वाली सीढ़ी के बारे में सोचता ही नहीं है। अच्छा, तो ये सीढ़ी शुरू कहाँ से होती है? सबसे नीचे पहले पायदान पर हैं हमारी शारीरिक जरूरतें। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, नींद। हाँ, मतलब बेसिक सर्वाइवल। हाँ। एक इंसान जो भूखा है या जिसके सर पर छत नहीं है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ इसी पर होगा। आप उससे दुनिया बदलने की बात नहीं कर सकते। सही है, वो बातें उसके लिए बेमानी है। और जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब वो दूसरी पायदान पर आता है, सुरक्षा। मतलब एक स्थिर नौकरी, सेहत की सुरक्षा, एक सुरक्षित माहौल। ओके, सेफ्टी। जिस इंसान को अपनी नौकरी जाने का डर है, वो ऑफिस में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगा। वो बदलाव का विरोध करेगा क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता। ठीक है, खाना मिल गया, सुरक्षा भी मिल गई, अब क्या? अब आती है तीसरी और बहुत ही मानवीय जरूरत, अपनापन और प्यार। सोशल नीड्स। हाँ, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे रिश्ते चाहिए, दोस्त चाहिए, किसी ग्रुप का हिस्सा होने का एहसास चाहिए। इस स्तर पर व्यक्ति का सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। इसके बाद शायद सम्मान की बारी आती होगी। बिल्कुल। चौथी पायदान है आत्मसम्मान, एस्टीम नीड्स। अब इंसान सिर्फ ग्रुप का हिस्सा बनकर खुश नहीं है, वो उस ग्रुप में सम्मान पाना चाहता है। पहचान चाहिए, तारीफ चाहिए। हाँ, एक ओहदा चाहिए। लोग अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स चाहते हैं। ये सब इसी जरूरत से आता है। और सबसे ऊपर की चोटी पर क्या है? सबसे ऊपर पांचवी पायदान पर है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो स्तर है जहां इंसान पैसे, शौहरत, सम्मान से आगे निकलकर अपने जीवन का असली मकसद ढूंढता है। वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है। तो अगर हमें किसी को समझना है तो पहले ये देखना होगा कि वो इस सीढ़ी की किस पायदान पर खड़ा है। बिल्कुल, उसकी प्राथमिकताएं वहीं से तय हो रही हैं। ये तो कमाल की बात है। लेकिन मुझे एक बात में हमेशा उलझन होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सुरक्षा, रिश्ते, सम्मान, लेकिन फिर भी वो अजीब सा व्यवहार करते हैं। जैसे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना या साफ दिख रहे सच को भी मानने से इनकार कर देना। दिमाग ऐसा क्यों करता है? ये तो खुद को धोखा देना हुआ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
और ये हमें हमारी जासूसी के आखिरी और सबसे गहरे लेवल पर ले लाता है। वो क्या है? वो तरीके जिनसे हमारा दिमाग खुद को भावनात्मक चोट से बचाता है। इन्हें कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म? या कह सकते हैं हमारे अहंकार के बॉडीगार्ड्स। अहंकार के बॉडीगार्ड्स, ये दिलचस्प है, बताइए इनके बारे में। सबसे आम बॉडीगार्ड है प्रोजेक्शन। इसमें इंसान अपनी कोई कमी या गलती जिसे वो स्वीकार नहीं कर पाता, उसे दूसरों में देखने लगता है। अच्छा। जब कोई सच्चाई इतनी कड़वी हो कि उसे मानना बहुत दर्दनाक हो, तो दिमाग उसे मानने से ही इनकार कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज है, वो ऐसा व्यवहार करेगा जैसे सब नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सच्चाई का सामना करने से बच रहा है। और वो लोग जो अपनी हर गलती के लिए बड़े शानदार बहाने बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं रैशनलाइजेशन के एक्सपर्ट। रैशनलाइजेशन? ये लोग अपनी गलतियों या नाकामियों के लिए ऐसे तर्कसंगत बहाने बनाते हैं कि वो सही लगने लगे। परीक्षा में फेल हो गए तो कहेंगे ये सब्जेक्ट वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं था। हाँ, ताकि नाकामी का दुख न हो। बिल्कुल, वो बहाना उन्हें उस दुख से बचा लेता है। एक और मैंने बहुत देखा है, ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी और गुस्सा घर आकर बच्चों पर निकला। उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब आप अपना गुस्सा सही जगह पर नहीं निकाल पाते क्योंकि वहाँ खतरा है। बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकते। हाँ, तो आपका दिमाग उस गुस्से को किसी कमजोर या सुरक्षित टारगेट पर निकाल देता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है ना, अगर हम हर किसी के व्यवहार में प्रोजेक्शन या डिनायल ढूंढने लगे तो हम असल मुद्दे से भटक सकते हैं। बहुत जरूरी सवाल है। इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझना किसी पर लेबल लगाने के लिए नहीं है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका असली फायदा तब है जब हम इसे सहानुभूति के लिए इस्तेमाल करें। जब आपका कोई दोस्त अपनी गलती के लिए बहाना बनाए तो तुम रैशनलाइज कर रहे हो कहने के बजाय ये सोचना ज्यादा मददगार है कि शायद वो इस गलती को स्वीकार करने से डर रहा है। बिल्कुल, मैं उससे कैसे आराम से बात कर सकता हूँ। ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है, सिर्फ लक्षण तक नहीं। और यही शायद सबसे बड़ी बात है। हमने पैटर्न, बॉडी लैंग्वेज, खुशी, दर्द के मोटिवेशन, जरूरतों की सीढ़ी और अब ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मिलकर उस एक इंसान की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो अगर इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो हमारे हाथ क्या लगता है? हमारे हाथ एक ज्यादा गहरी समझ लगती है। ये सिर्फ लोगों का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि बेहतर रिश्ते बनाने की कला है। जब हम समझते हैं कि कोई वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है और धैर्य बढ़ जाता है। हम लोगों को उनकी सतह पर नहीं, बल्कि उनकी गहराई में देख पाते हैं। तो ये थी बुक शेल्फ टॉक पर मिली समरी पर हमारी आज की चर्चा। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ओके। हमने ये तो समझा कि लोगों के व्यवहार में पैटर्न होते हैं, लेकिन समरी में एक और बात कही गई है, लोग समय के साथ बदलते हैं और उनके इस बदलाव का भी एक पैटर्न होता है कि भविष्य के विकास की दिशा का भी अनुमान लगा सकते हैं। इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को देखते हुए जरूर परखिएगा। अगली बार तक गहराई से सोचते रहिए।